हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, आपने जंगल का सिद्धांत पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको अगर जिंदा रहना है ना तो सर्वाइव करना आना चाहिए, नहीं तो आप मारे जाएंगे। और वही सार इस वीडियो में हमने देखा, जो आपने शुरुआत में देखा, कैसे एक कुत्ता एक बाघ के सामने आ करके वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास करता है, और उसके बाद जो होता है वो आप देखें। स्टूडेंट लाइफ कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है। अगर हम अपने अस्तित्व को नहीं समझ सकते हैं, हम अपने औकात, जिसको बोला जाता है साधारण शब्दों में या फिर विकट स्थिति में, औकात नहीं जानते हैं और हम कूद पड़े उस खाई में, उस एग्ज़ाम में जो हमसे पॉसिबल ही नहीं है, तो मारे ही जाएंगे। आप पे भी वही सिद्धांत लागू होता है। अगर आप सरवाइव कर सकते हैं तभी आप जिंदा रह सकते हैं, और अगर आप में वो क्षमता नहीं है तो उस फील्ड से हट जाइए, और अगर क्षमता है तो पूरे दिल से लग जाइए। खैर, आज हम लोग जनसत्ता के एडिटोरियल एनालिसिस में प्रदूषण और मध्य पूर्व में जो अमेरिका की नीति चल रही है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मध्य पूर्व में यात्रा चला है, पूरा उस यात्रा को एक रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा मोटिवेशन, शेरों के साथ संगत बनाओ, शेरों के साथ संगत बनाओ। अगर कुत्तों के साथ बैठोगे तो सिर्फ लोगों के बीच भौंकना ही सीखोगे, और आप अगर भौंकना नहीं चाहते हैं, समाज में अपना एक अस्तित्व बनाना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के साथ रहिए जो आप बनना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ न रहें जिससे उस लक्ष्य का, उस कार्य का कोई वास्ता नहीं है, बस वो भूखने के लिए, बोलने के लिए आपके साथ बैठे हुए हैं। तो शेर के साथ रहने का एक अपना ही अलग मज़ा है, और शेर बनने का भी एक अपना ही मज़ा है। चलिए, इसके साथ पहला हम लोग ये ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं, वो है प्रदूषण से गहराता संकट। किस प्रकार के संकट की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये संकट किस रूप में न सिर्फ मानव को बल्कि पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है। साथ ही इसके समाधानों को समझने का भी प्रयास करेंगे, न सिर्फ इस एडिटोरियल के माध्यम से बल्कि अन्य माध्यमों से भी। चलिए, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। प्रदूषण विश्व के साथ भारत के लिए भी एक गंभीर समस्या है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आज प्रदूषण से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये परेशानी सिर्फ दिखता नहीं है बल्कि हमारे शरीर के अंदर कई समस्याओं में जुड़ भी गया है। कहता है जिसके प्रकार हैं कौन कौन, तो वायु, जल, ध्वनि, मृदा, खाद्यान्न प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण के प्रकार हैं। इसके साथ धुआं, धूल और ध्वनि से होने वाला प्रदूषण भी तेजी से फैलता हुआ खतरनाक प्रदूषण है, जो मानव जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। आगे एक रिपोर्ट की बात की गई है, उस रिपोर्ट से आगे अपने आप को प्रस्तुत किया गया है। वह रिपोर्ट है शिकागो विश्वविद्यालय का रिपोर्ट, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। अब प्रदूषण के स्तर पर हमको क्यों काम करना चाहिए, तो ये रिपोर्ट अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। भारत में 90% से ज़्यादा आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए विवश है। ये कौन बोल रहा है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बोल रहा है। अब देखिए, जब भी मेरे साहब जब लिखते हैं तो आपको आ गया कि प्रदूषण ने मानव को कई रूपों में प्रभावित किया है। इस प्रभाव को किस रूप में आप देखते हैं और इसका समाधान बताइए। तो प्रभाव बताने के लिए इस तरह के रिपोर्टों का सहारा आप लोग ले सकते हैं। आप प्रदूषण के जो नेगेटिव स्वरूप है, नकारात्मक स्वरूप है, उसको बताने के लिए इन रिपोर्टों का सहारा लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इसमें से 63% लोग, यानी करीब करीब 70 करोड़ लोग बेहद खतरनाक वायु प्रदूषण के शिकार हैं। यानी वहाँ प्रदूषण का स्तर वो होगा जो हमने अपने मानक से बहुत ऊपर जाकर देखा होगा। जैसे कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण औसत रूप से 5 से 10 वर्ष की आयु की कमी पाई जाती है, यानी औसत उम्र में कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि यही प्रदूषित वायु हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे शरीर को कई विकारों और समस्याओं से ग्रसित कर देता है। कहा जाता है यह अध्ययन के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, तो हमारी नई दिल्ली है। WHO का डेटा क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा
PM 2.5 और PM 10 के संदर्भ में बोला जा रहा है कि 5 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होगा तो ये आपके लिए तो हानिकारक होगा ही, पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। जबकि भारत के ज़्यादातर इलाकों की बात किया जाए तो यहाँ जो प्रदूषण का स्तर है वो 76.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है। ये तो 2020 का आंकड़ा है। 2021, 2022 कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो आपको दिखाने के लिए काफ़ी है। तो 5 माइक्रोग्राम की बात कर रहे थे, भारत में अधिकतर इलाका तो 76.2 माइक्रोग्राम के करीब पहुंचा हुआ है। तो कितना खतरनाक स्तर पर है ये आप समझ सकते हैं। बोला जाता है कि पराली जलाने के कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, जबकि यह रिपोर्ट इस तरह के बात का खंडन करता है। ये कहता है कि पराली बमुश्किल 4% के आसपास प्रदूषण उत्पन्न करने में भूमिका निभाती है, जबकि गाड़ियों के धुओं का योगदान कितना है, 60% है। तो हम ये जो कहते हैं कि पराली के कारण बहुत ज़्यादा दिल्ली प्रभावित होता है, ये गलत बात है, क्योंकि गाड़ियों से निकले धुएं पर्यावरण को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कहा जा रहा पहले कारखाने का प्रदूषण ज़्यादा था, पहले कल कारखाने ज़्यादा थे तो उनका प्रदूषण ज़्यादा था। मुंबई के चेंबूर इलाकों को कारखाने के धुएं के कारण ही गैस चैम्बर कहा जाने लगा था, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा वायु प्रदूषण की स्थिति देखने को मिल रही थी, क्योंकि उद्योग धंधों के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा था उस एरिया को प्रभावित कर रहा था। इसी तरह बिजली घर और सीमेंट उत्पादन वाले क्षेत्रों में चले जाइएगा आप गलती से, तो वहाँ जितने घर होंगे, भूमि होगा, वो एक परत से ढका होगा, चाहे वो कोयला के राख का परत हो, चाहे वह सीमेंट के एस्बेस्टस का या फिर धूल कणों का परत हो। तो वहाँ की मिट्टी, वहाँ का फसल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। कहा जाता है सरकार कर क्या रही है आखिर, क्या इन सबको रोकने का प्रयास नहीं कर रही है? तो कहा जा रहा है कि प्रयासें तो कई सारी हो रही हैं। जैसे दिल्ली का उदाहरण लेना, दिल्ली में भी सरकार ने सम विषम यानी ऑड इवन का फार्मूला लागू किया कि आधा गाड़ी ऑड में, आधा गाड़ी इवन में, यानी अल्टरनेट रूप से ये चलेंगे, लेकिन सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिए ना, हमने कह दिया कि चलो यार अब हम लोग को गाड़ी सम विषम यानी पहला नंबर ए और फिर 2 नंबर की गाड़ी रोड पर चलेगा। अब आधा आधी गाड़ी की संख्या हो गया। अभी जो आधा गाड़ी वाले लोग थे वो किसका सहारा लेंगे? तो मेट्रो का सहारा लेंगे, सरकारी बस का सहारा लेंगे या फिर टेम्पो का सहारा लेंगे, लेकिन इस अनुसार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं है। तो क्या होगा? परेशानी होगा, नागरिकों को परेशानी होगा, और इस तरह की परेशानी से फिर सरकार 2-4 हो पाएगी। इससे अच्छा है कि इस ऑड इवन को जल्द ही वापस कर लिया जाता है। राजनीतिक दबाव भी उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में बात कर रहा है ध्वनि प्रदूषण की स्थिति के बारे में। ये ध्वनि प्रदूषण की स्थिति शहरों में बजते हॉर्न और वाहनों का शोर बहरेपन की ओर ढकेल रहा है। इसी तरह धार्मिक कर्मकांड में आप देखते होंगे लाउड स्पीकर बजता है, डीजे का तो प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। आप कई सारे मेट्रो में देखेंगे, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई अन्य फेस्टिवल हो, डीजे बहुत तेज़ी से बजाया जाता है। और ये डीजे का कंपन समझिए, ध्वनि का पावर समझिए, आपके घर को लगता है हिला के रख देगा, आपके मस्तिष्क को हिला कर रख देता है। तो ध्वनि प्रदूषण खतरनाक और ख़तरनाक होता चला जा रहा है। कहाँ? भारत में। इसी तरह रासायनिक खाद के ज़्यादा इस्तेमाल से ज़मीन की उर्वरता क्षमता कम होती जा रही है। अब आपका एक उदाहरण देते हैं, आपको डेली रोटी खिलाया जाए या डेली चावल खिलाया जाए तो इसका साइड इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा बताइए। इसी तरह मिट्टी को ज़बरदस्ती उर्वरक खिलाया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो मिट्टी भी अपने पोषण क्षमता को कम करता चला जा रहा है। इसके कारण हम जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं और जहर बो भी रहे हैं, क्योंकि रासायनिक खादों का बहुप्रयोग बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, इसका समाधान क्या है? तो समाधान कई स्तरों पर हो सकता है, लेकिन साधारण समाधान की बात करें तो हमको एक तो नागरिक व्यवहारों में समझ विकसित करना होगा कि आप प्रदूषण फैलाने वाले कोई भी कृत्य कार्य ना करें। दूसरा, स्थानीय प्रशासन का सहयोगात्मक रवैया बहुत हद तक समस्या का समाधान कर सकता है। मतलब सब प्रशासन नागरिकों के साथ मिलकर इस तरह व्यवहार करे कि नागरिक स्वतः ही युद्ध की अपेक्षा पर्यावरण संरक्षण पर काम करना शुरू कर दें। ऐसे ही किसानों को लेकर जैविक कृषि को बढ़ावा देकर हम लोग रासायनिक खादों के प्रयोग को कम कर सकते हैं। तो ये प्रयास हैं जो सतत रूप से हम लोग सीखते हैं और सतत रूप से हम लोग आगे बढ़ाते चले जाते हैं। कहा जा रहा है आगे कि समाधान और क्या हो। कुछ समाधानों की बात तो हमने की, लेकिन और समाधान हो सकता है क्या? तो कहता है समाधान तो है ही। जैसे आप
ई वाहनों का प्रयोग करें। आज दिल्ली के गलियों में देखें, पटना में ही देखें, लखनऊ में ही देखें, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग बढ़ा है। तो ये सकारात्मक उपाय है। दूसरा, एक परिवार एक कार की अवधारणा को लाया जाए, यानी बहुत सारी गाड़ियाँ एक ही परिवार ना खरीद ले, ये गलत बात है, लेकिन इसके कई सारे नकारात्मक निहितार्थ हैं। इसी को ध्यान में रखकर सरकार इसमें अपना अभी हाथ नहीं डाल रही है। सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाए। पराली प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर जैसे मशीनों का एक C2 प्रबंधन पर बात करें। हैप्पी सीडर मशीन देखिएगा तो खेत में इस तरह परालियों को रौंद देगा ना कि उसको फिर से अगर आप खेत को जोते तो वो फिर आपके लिए पराली एक समस्या दिखाई नहीं देगा। नहीं तो पराली को उस एरिया से बाहर ले जाकर उसका प्रबंधन किया जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इसको लेकर एक रोड मैप सरकार की तरफ से भी आ सकता है, प्राइवेट व्यक्ति की तरफ से भी आ सकता है और कोई अन्य व्यक्ति से भी आ सकता है, ताकि हम लोग इसका सकारात्मक प्रयोग कर सकें। आगे कहा जा रहा है मजबूत उत्सर्जन मानकों को स्थापित करके थर्मल प्लांट और उद्योग से उत्सर्जन को कम करने पर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भारत थर्मल पावर पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। सौर ऊर्जा पर भी हम लोग ज़्यादा निर्भर होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग शिफ्टिंग करते हैं, उत्सर्जन मानकों का जो स्थापित मानक है उसमें अगर हम लोग उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करते हैं तो एक सकारात्मक उपाय होगा। अभी तक कंपनियां कई टन कार्बन का उत्सर्जन करती हैं, लेकिन जब हम एक स्टैंडर्ड के द्वारा काम करना शुरू करेंगे तो ये उत्सर्जन कम होगा, वायु प्रदूषण कम होता चला जाएगा। कहा जा रहा WHO ने इसके लिए एक 4 पिलर प्लान भी बना कर रखा है, जो 2015 में स्वास्थ्य क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण लाया गया था, लेकिन इसको अभी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहता है यह 4 पिलर रणनीति? तो कहता है कि अगर आपको इस तरह की स्थितियों से बचना है या वायु प्रदूषण से बचना है तो आपको ज्ञान के स्तर को बढ़ाना होगा, बौद्धिकता को बढ़ाना होगा, कैसे इस प्रदूषण को कम से कम किया जाए। दूसरा, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग पर काम करना होगा कि नीतियों बनाने से काम नहीं चलेगा, आप उसको देख रेख कीजिए, साथ ही उसका एक रिपोर्ट भी बनाइए जो आप देख रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर उस पर कोई काम अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पर रिसर्च किया जा सके। वैश्विक नेतृत्व और समन्वय का अभाव दिखता है, जिसको लागू करने की आवश्यकता है, और संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि संस्थाएं अपने अनुसार कार्य कर सकें। तो ये था प्रदूषण को लेकर एक छोटा सा लेख, लेकिन कई बातें हमने यहाँ पर सीखी। हमने सीखा कि प्रदूषण को लेकर स्टैंडर्ड क्या है, भारत की स्थिति क्या है, वैश्विक स्तर पर भारत कैसे अपने आप को पाता है और किन विकट स्थितियों में घिरते चला जा रहा है भारत की कूटनीति। इसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ प्रदूषण की बात कर रहे हैं, क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर भारत पेरिस समझौते से जुड़ा हुआ है, अन्य MOU पर भी हम लोग साइन किए हुए हैं। तो हम लोग जितना अच्छे से वैश्विक स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर काम कर पाएंगे, प्रदूषण की समस्या से उतना ही ज़्यादा निजात हमको मिलता चला जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं, और अगला है मध्य पूर्व में अमेरिका के दाव। क्या दाव पे लगा हुआ है अमेरिका का, ये हम लोग समझने और जानने का प्रयास करें। मध्य पूर्व में अमेरिका के दाव की बात कर रहा है, तो क्या है मध्य पूर्व में जो अमेरिका इतना ज़्यादा उत्साहित है, और अभी जो बाइडेन का यात्रा भी हुआ है। तो इस एरिया को देखिए, इसकी सुंदरता को देखिए, इसकी अवस्थिति को देखिए, इसकी महत्व को देखिए, भौतिक भौगोलिक महत्व को देखिए, सामरिक महत्व को देखिए। यहाँ सऊदी अरब है, गल्फ देश है यहाँ पर, और गल्फ देश की खूबसूरती क्या है कि उनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पहली बात। दूसरा, इसी एरिया में आप 2 महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदियों को देखिएगा, एक तरफ सऊदी अरब,